Hello everyone, welcome back to my channel. So last के लेक्चर में we have done a portion till Lorentz curve. हमने Lorentz curve तक हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी. अगर नहीं आया है इन केस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं. ठीक है, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. ठीक है, अब आज के लेक्चर में हमें लॉरेंस कर्व को शुरू करना है. तो लॉरेंस कर्व जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. ठीक है, और लॉरेंस कर्व में हमेशा ही कन्फ्यूजन रहा है बच्चों को. और बट इस लेक्चर के बाद आई अश्योर यू कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला, क्योंकि बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट लॉरेंस कर्व. तो सबसे पहले बात आती है लॉरेंस कर्व होता क्या है, वाई इज़ दिस कर्व बीइंग यूज सो मच, कि लॉरेंस कर्व का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ठीक है, तो लॉरेंस कर्व जो होता है ये क्या चेक करता है, ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को चेक करता है विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. ये लोगों की पॉपुलेशन को सेग्रीगेट कर देता है. ये शो करता है कि जो इनकम है या वेल्थ है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एक इकॉनमी के अंदर, कितनी अनइक्वल है कितनी इक्वल है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का और वेल्थ का. सो इट शोज इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकॉनमी इन द नेशन, कि वो कितना ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कितना ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि लॉरेंस कर्व को प्लॉट कैसे किया जाता है. लॉरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को लेकर चलते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे हम इनकम प्रोपोर्शन लेके चलते हैं, क्यूमुलेटिव इनकम, या फिर इसको नेशनल इनकम भी बोला जा सकता है, क्योंकि एक पूरी कंट्री की इनकम को मिला के क्या बनता है, नेशनल इनकम बनता है. और इस साइड है क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है. ठीक है, अब ये कंट्री का फॉर किसी भी कंट्री का ये एग्जाम्पल लिया गया है. जैसे कि मैंने बताया कि आपको वर्टिकल एक्सिस पे क्यूमुलेटिव इनकम होती है. यहाँ पे व्हेन यू रीड इनटू द बुक, जब आप रीडिंग्स को रीड करेंगे तब आपको यही सब चीज़ों की इंटरप्रिटेशन मिलेगी. मैंने सब कुछ ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है, आप वहाँ से रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो अभी हम लॉरेंस कर्व को समझते हैं. सबसे पहले देखो, जो ये वाली लाइन है लॉरेंस कर्व में, ये वाली लाइन, वेट लेट मी जस्ट यूज अनदर कलर. जो ये वाली लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, दिस इज 45 डिग्री लाइन. ठीक है, अब एक सिनेरियो लेके चलते हैं. मैं एक छोटा सा लॉरेंस कर्व इधर ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, दिस इज अ लॉरेंस कर्व दैट आई एम ड्रॉइंग हियर. ध्यान से देखना. अब अगर यहाँ पे मैं इनकम लेके चल रही हूँ 10, 20, 30, 40, और ये ऐसे ऐसे करके 100 तक जा रही है. ठीक है, 100 इज द कंप्लीट. और ऐसे ही इधर इधर क्या है, इनकम, इधर क्या है, पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इधर भी 10, इधर 20, 30, 40 एंड इट गोज टिल 100. अब इफ आई से अ पर्सन, जो 10% ऑफ द पॉपुलेशन है वो 10% ही कंट्रीब्यूट करती है नेशनल इनकम के अंदर. ठीक है, 20% जो है वो 20% ही कंट्रीब्यूट करती है, 30% जो है वो 30% ही कंट्रीब्यूट करती है. ऐसे इफ वी गो ऑन तो देर इज अ लाइन विच गेट्स फॉर्म्ड ऑन 45 डिग्री एंगल, जो कि क्या शो करती है, परफेक्ट इक्वालिटी इनटू द इकोनॉमी. परफेक्ट इक्वालिटी मतलब कि 10% जो पॉपुलेशन है वो 10% कंट्रीब्यूट कर रही है, 20% जो है वो 20% कंट्रीब्यूट कर रही है, 30% जो है वो 30% कंट्रीब्यूट कर रही है. तो दिस इज परफेक्ट इक्वालिटी इनटू द इकोनॉमी. ये एक स्टैंडर्ड मार्क है कि हर एक इकोनॉमी को यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचती है तो वी कंसिडर दैट इकोनॉमी एज इक्वल मतलब कि वहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इनकम के मामले में. बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉरेंस कर्व, अब लॉरेंस कर्व में अब जिस भी कंट्री का हमने ग्राफ लेके चले हैं तो ये जो लाइन है, ये जो परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन है, यहाँ पर ऑब्वियसली कोई भी कंट्री नहीं पहुँच पाई अभी तक. और अब पहुँच कब तक पाएगी, वी हैव नो गेसेस अबाउट इट, बट हमें अपना कंसेप्ट समझना तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. तो अब ये जो लाइन है, जिस भी कंट्री का एग्जाम्पल लिया गया है, कि देखो यहाँ पर 20% ऑफ द पॉपुलेशन का मार्क किया गया है, इट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स मे बी 7 और 8%, राइट, कि इन 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 10% भी नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रही है. जो 80% ऑफ द पॉपुलेशन है
इट कॉन्ट्रीब्यूट 70% इन टू द नेशनल इनकम। बाकी का जो 100% जो पॉपुलेशन, जो ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन देखो कितनी छोटी सी है और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में कितना ज़्यादा है। तो ये इससे ही हमें पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है एक कंट्री के अंदर, ठीक है। अब ये जो गैप है, हमने लॉरेंस कर्व, हमारा आइडियल लॉरेंस कर्व कहाँ से बनता है? ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो ये जो आइडियल लाइन है, टेक्निकली हमें पहुंचना यहाँ पे है, बट इफ़ वी कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, जिसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, तो उस इकोनॉमी के ग्राफ का स्ट्रक्चर देखा जाए कि फर्स्ट पॉइंट आया यहाँ पर, दूसरा पॉइंट कम्स अप हियर एंड थर्ड पॉइंट कम्स अप हियर। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे कर्व की शेप में बना है, ठीक है। अब जो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जितना ज़्यादा वाइड होगा, ये जो पार्ट है ये क्या शो करता है? इनइक्वालिटी। क्या शो करता है? इनइक्वालिटी इन द कंट्री, ठीक है। अब जो ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, इसको लाइन ऑफ इक्वालिटी भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ भी लिया होगा यहाँ से, ठीक है। अब ये जो जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ज़्यादा ही इक्वालिटी होगी एक कंट्री के अंदर, ठीक है। अब इससे मतलब हायर द गैप मोर इनइक्वालिटी, और जितना ज़्यादा गैप कम होगा मतलब इंक्रीजिंग इक्वालिटी, ठीक है। आया समझ इतना? फिर अब इसमें ये जो नीचे का जो पार्ट है, इसमें सारा यही इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है कि द पुअरेस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न्स ओनली 10% ऑफ द ओवरऑल इनकम, मतलब उससे भी कम है। ऑन द अदर हैंड कॉरस्पॉन्ड्स टू 80% ऑफ द पॉपुलेशन 70% ऑफ द इनकम। जो 80% ऑफ द पॉपुलेशन है वो 70% ऑफ द इनकम कमा रही है, मतलब इंजॉय 70% ऑफ द नेशनल इनकम। एंड द रिचेस्ट 20% हैव 30% ऑफ द ग्रॉस इनकम। जो 20% लोग हैं वो 30% कमा रहे हैं, मतलब दे हैव एक्सेस टू मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम। और इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लॉरेंस कर्व मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बात नोटिस की कि लॉरेंस कर्व जो है बिगिन और एंड दोनों ही 45 डिग्री लाइन के आसपास ही होता है। द पुअरेस्ट 0% अर्न 0% ऑफ द नेशनल इनकम बाय डेफिनेशन, एंड द पुअरेस्ट 100% इज द होल पॉपुलेशन सो मस्ट अर्न 100% ऑफ द इनकम। कि हमने जीरो से यहाँ से शुरू किया एंड इट एंडेड टू हेयर, तो मतलब 45 डिग्री पे ही शुरू हुआ, मतलब 45 डिग्री लाइन से शुरू और 45 डिग्री लाइन पे ही खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का जवाब देना कि अगर हर किसी की एक कंट्री के अंदर लाइक इट इज रिटन एज how would the Lorentz curve look like if everybody had the same income? Well, it would then coincide everywhere with the 45 degree line. अगर सब किसी की सेम इनकम होगी तो मतलब क्या होगी? इक्वालिटी होगी। और अगर बिल्कुल प्रॉपर इक्वालिटी है तो क्या होगा? जो कर्व होगा हमारा 45 डिग्री लाइन के ऊपर ही कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। जो हमारा कर्व होगा इट विल कोइंसाइड विद द 45 डिग्री लाइन अगर सबकी सेम इनकम हो जाती है तो कंट्री के अंदर, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है कि सबकी सेम इनकम हो, और इसी वजह से विद इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी जो लॉरेंस कर्व होता है स्टार्ट्स टू फॉल बिलो द डायगोनल इन लूप दैट इज ऑलवेज बोर्ड आउट टू द राइट ऑफ द डायग्राम। और जैसे कि इसमें दिख रहा है कि ये जो लॉरेंस कर्व होता है हमेशा बोर्ड होता है आउटवर्ड की साइड, बिकॉज इनइक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, और इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी हर एक कंट्री के अंदर। एक कंट्री कभी भी मतलब फुलेस्ट इक्वालिटी अटेन कर ले, इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट, ठीक है। अब जो ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड द लॉरेंस कर्व इज द इंडिकेटिव अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन द सोसाइटी। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो डिस्टेंस है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा गैप होगा लाइन ऑफ इक्वालिटी और लॉरेंस कर्व के बीच में, दैट शोज द अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी इन द कंट्री, ठीक है। अब एक और चीज़ बताई जाती है आगे, अगर इफ यू मूव अहेड, यहाँ पे देखो हमें दो लॉरेंस कर्व दिए गए हैं, L1 एंड L2, ठीक है। अभी दो कंट्रीज़ का, दो इकोनॉमीज़ का एग्जांपल ले लो कि L1 और L2 है, जिसमें L1 जो है लाइज अबव द L2, ठीक है। अब इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है? अगर हम पुअरेस्ट पॉपुलेशन को चूज़ करते हैं L1 और L2 में, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन, किसी की भी पुअरेस्ट पॉपुलेशन चूज़ कर लो। अब इससे इंटरप्रिटेशन क्या मिलती है कि कितनी ही पुअरेस्ट पॉपुलेशन क्यों ना हो रिलेटिव, बट इट स्टैंड्स टू द रीजन दैट L1 शुड बी जज्ड मोर इक्वल देन L2। और ये जो जज करने का जो क्राइटेरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? लॉरेंस क्राइटेरिया, लॉरेंस डोमिनेंस क्राइटेरिया। अब इसको समझो होता क्या है, ठीक है। अब जो L1 है और L2 है, अब दो इकोनॉमीज का एग्जाम्पल लिया गया है। अब जो L1 है, अब मैंने क्या बताया था कि इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? जितना ज़्यादा ये गैप होगा उतनी ही ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी। अब तुम दोनों में से देखो गैप किस में ज़्यादा आ रहा है, L1 या L2 में?
अब तुम दोनों कंट्रीज़ की पुअरेस्ट पॉपुलेशन उठा के देख लो, L1 की फिर भी बेटर मिलेगी। क्यों? क्योंकि L1 का जो इनइक्वालिटी है वो कम है, वो L2 से ज़्यादा इक्वल कंसिडर की जाएगी। L2 को L1 और L2 को चाहे तुम किसी भी उसमें कंपेयर कर लो, जो L1 की पॉपुलेशन है इट विल बी कंसिडर्ड मोर इक्वल, बिकॉज इनके पास जो इनइक्वालिटी है वो L2 से क्या है, कम है। और जो ये जिस बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया है कि विच इज़ मोर इक्वल एंड विच इज़ मोर अनइक्वल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस क्राइटेरिया, लॉरेंस डोमिनेंस क्राइटेरिया। आई बात समझ? अब देखो लॉरेंस कर्व को सेटिस्फाई करने के लिए अब एक बात और आती है कि अब जो लॉरेंस कर्व है, मतलब एन इनइक्वालिटी मेजर is consistent with the Lorentz criteria if and only if it is simultaneously consistent with the anonymity, population and relative income and Dalton's principle। अब हमने जो भी प्रिंसिपल्स पहले पढ़े थे, अब अगर जो लॉरेंस कर्व है उन सबके साथ साइमल्टेनियसली कंसिस्टेंट है, तभी लॉरेंस क्राइटेरिया जो है वो परफेक्ट मेजर ऑफ इनइक्वालिटी देगा। ठीक है, अब स्टेटिंग दैट ऑल योर फोर टुगेदर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू द लॉरेंस क्राइटेरिया। ठीक है, अब जो लॉरेंस क्राइटेरिया है वो सबको साथ में लेकर चलता है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो क्राइटेरियाज है उनको साथ में कैप्चर करता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा लॉरेंस कर्व ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी एंड एनोनिमिटी, पॉपुलेशन एंड रिलेटिव इनकम। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी में क्या था, तो एनोनिमिटी प्रिंसिपल और पॉपुलेशन प्रिंसिपल में क्या बात होती थी, एनोनिमिटी प्रिंसिपल क्या बात कहता था कि इनकम जिसकी ज़्यादा होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा जचाई जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन प्रिंसिपल में क्या होता था कि हर चीज़ को परसेंटेज की फॉर्म में मतलब रख के देखो तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू क्लासीफाई, की मतलब चीज़ों को स्टडी करना ईजी हो जाएगा। रिलेटिव इनकम में क्या होता था कि इनकम के गैप को एक रिलेटिविटी चेक की जाती थी दो कंट्रीज़ में कि अच्छा इस कंट्री में इतना इतना अर्न कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री में इतना इतना अर्न कर रहे हैं तो कितनी इनइक्वालिटी होगी, तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड किया जाता था। तो जो लॉरेंस का अभी तक तो तीनों क्राइटेरिया को इसने ले लिया, तीनों प्रिंसिपल्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट डाल्टन्स प्रिंसिपल तो इसमें कैरी होता है या नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, इसको लेकर के क्वेश्चन भी आ सकता है कि डू लॉरेंस कर्व क्रॉस, कि मतलब एक छोटे छोटे सवालों के तौर पे मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि लॉरेंस कर्व कभी क्रॉस करता है या मतलब अब ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें ये आगे सॉल्व करवाऊंगी, ये क्वेश्चन को आगे कैसे मतलब अगर पेपर में आ भी जाए या कोई पूछ भी लो तो कैसे उस चीज़ को आंसर करो वो भी बताऊंगी मैं अभी। बट ये डाल्टन प्रिंसिपल्स को कैसे सेटिस्फाई करता है वो समझो। अभी यहाँ पे हमने एक लॉरेंस कर्व लिया है जहाँ पे ये एक जो पतली लाइन वाला है, ये वाला जो लॉरेंस कर्व है ये पुराने वाला लॉरेंस कर्व है। ठीक है, और जो थोड़ा डार्क वाला है ये नया वाला लॉरेंस कर्व है, जैसे कि आपको यहाँ से फिगर से समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, अब जो ये 40% ऑफ द पॉपुलेशन, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, say the 40th population percentile to the people around 80th percentile there is a regressive transfer। अब डाल्टन प्रिंसिपल में क्या होता था, रिग्रेसिव ट्रांसफर होता था कि एक मतलब रिचेस्ट जो होते थे वो पुअर वाले को ट्रांसफ़र करते थे, या पुअर वाला जो होता था मतलब रिच वाला पुअर को ट्रांसफ़र करता था, या पुअर वाला रिच को ट्रांसफ़र करता था, कि नॉन पुअर नॉन रिच को, नॉन रिच नॉन पुअर को। ठीक है, तो इससे इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता था। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे की है गई है, जो 40 वाला था पॉपुलेशन पे ही ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज मनी टू द 80 वाला, 80% ऑफ द पॉपुलेशन वाले को। ठीक है, अब 40th वाले की तो इनइक्वालिटी इंक्रीज हो गई ना, वो तो और नीचे आ गया, बट जो 80 वाला था उसका जो था उसका जो था यहाँ पे जो इनइक्वालिटी था इट मतलब उसका जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा और बेटर हो गया। ठीक है, वेल नथिंग इज डिस्टर्ब्ड अंटिल वी गेट क्लोज टू द 40th परसेंटाइल एंड देन कोज रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड अवे, द शेयर ऑफ परसेंटाइल फॉल्स। और यहाँ पे जो आई जस्ट मिसइंटरप्रेटेड की, क्योंकि ये ऊपर वाला नया ग्राफ था। ठीक है, अब जो इन्होंने जो रिग्रेसिव वो ट्रांसफ़र किया है, हमने क्या पढ़ा था कि रिग्रेसिव ट्रांसफर से इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं आता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे प्रूव किया जा रहा है कि द न्यू लॉरेंस कर्व देयरफॉर डिप्स बिलो एंड टू द राइट ऑफ द ओल्ड लॉरेंस कर्व एट दिस पॉइंट। अब जो ये जो पॉपुलेशन ऑफ द जो पार्ट था उन्होंने थोड़ा सा ट्रांसफ़र किया टू द 80th ऑफ द पॉपुलेशन को, क्योंकि और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपना टैक्स भी सेव कर लिया। कैसे, अब जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स लगता है। ठीक है, अब टैक्स कम हुआ तो क्या हो, मतलब टैक्स कम हुआ तो इनकी इनकम जो है वो और ज़्यादा बच गई है। ठीक है, तो इसी वजह से जो शिफ्ट है थोड़ा सा ऊपर की साइड हो चुका है, और जो ये 80th वाला है ये भी थोड़ा सा ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया क्योंकि इनका इनकम का प्रोपोर्शन बढ़ गया। The income shares here are reduced as well, even though the incomes of the people around the point were not tampered with. The reason for the reduction
is that Lorentz curve plot cumulative population shares on the horizontal axis and the cumulative income share on the vertical axis. जो ये इतना ज़्यादा फ़र्क था 80th वाली पॉपुलेशन को इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, बट 40th वाली पॉपुलेशन को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा बिकॉज जो लॉरेंस कर्व है वो ड्रॉ ही इसी तरह से किया जाता है कि नीचे क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन आए और ऊपर क्यूमुलेटिव इनकम आए. और बिकॉज पीपल फ्रॉम द 40th percentile were taxed for the benefit of the 18th percentile, the new share at the 60th percentile population mark must also be lower than the older share. As I told you before, जो 40th percent वाली population है are taxed for the benefit of 80th percent वाली population के लिए, इसीलिए वहाँ पे जो है income inequality जो है reduce हुई है. ठीक है. The state of affair persists until the 80th percentiles come along, at which the point ओवरऑल ऑल इफेक्ट ऑफ द ट्रांसफर वैनिशेस. और जो ट्रांसफ़र का जब तक ये जो सारा इफेक्ट है वैनिश नहीं हो जाता तब तक ये ट्रांसफ़र जो है चलती रहती है. एट दिस स्टेज द क्यूमुलेटिव शेयर्स रिटर्न टू एग्जैक्टली द लेवल एट विच दे वर बिफोर. और उसी लेवल पे ये आ जाता है जिस लेवल पे ये पहले थे. और जो लॉरेंस कर्व है वो उस पॉइंट के बाद इस पॉइंट के बाद दोबारा से कोइंसाइड कर जाता है इस पॉइंट से पहले, और इस पॉइंट के बाद कोई इफेक्ट नहीं हो. जो इफेक्ट हुआ है इट हैज़ हैपेंड इन बिटवीन दीज पॉपुलेशन, और इसके बाद ये अब वापस से कोइंसाइड कर जाता है पुराने वाले के ऊपर. ठीक है. तो इसी तरह से जो लॉरेंस क्राइटेरिया है मिरर्स डाल्टन प्रिंसिपल, और ये मतलब इस चीज़ से मतलब वो हो चुकी है, एग्री हो चुकी है दैट इट मस्ट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सेट ऑफ डिसइक्वलाइजिंग ट्रांसफर्स फ्रॉम L1 to L2. अब बात आती है कि जो लॉरेंस कर्व है वो क्रॉस करता है नहीं करता है. ठीक है. जो लॉरेंस कर्व जब भी क्रॉस होगा, सबसे पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी है. जब भी लॉरेंस कर्व क्रॉस होगा या जिस इस पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है तो लॉरेंस क्राइटेरिया जो होगा वो कभी भी अप्लाई नहीं होगा. हाँ, तो जैसे कि आई टोल्ड यू बिफोर कि जहाँ पे भी लॉरेंस कर्व जो होगा क्रॉस होगा वहाँ पे लॉरेंस क्राइटेरिया जो होगा अप्लाई नहीं होगा. ठीक है. Here we can't go from one sequence to another via regressive transfer. अब जैसे हम पिछले जो ग्राफ था उसमें we did कि एक से शिफ्ट करने के लिए हमने दूसरे पे हमने रिग्रेसिव ट्रांसफर्स का वो लिया था हेल्प, बट यहाँ पे हम रिग्रेसिव ट्रांसफ़र के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जा सकते. हमें एक प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र भी चाहिएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए. अब यहाँ पे भी वही सेम बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई कि इट मीन्स दैट वी कैन नॉट गो फ्रॉम वन डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर बाय सीक्वेंस ऑफ डाल्टन्स रिग्रेसिव ट्रांसफ़र. कि रिग्रेसिव ट्रांसफ़र के थ्रू हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जा सकते हैं. देयर मस्ट बी अ प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र एज वेल. ठीक है. प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र जो होती है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, और रिग्रेसिव ट्रांसफ़र जो मतलब नेगेटिव होती है. रिग्रेसिव की नॉन रिच से नॉन पुअर या नॉन पुअर से नॉन रिच को होती है. ठीक है. अब आगे देखते हैं. फर्स्ट ट्रांसफ़र 50 फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन टू द सेकेंड पर्सन. ठीक है. फर्स्ट सबसे पहले जो ट्रांसफ़र होगी 50 की होगी फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन टू द सेकेंड पर्सन, और ये क्या है रिग्रेसिव ट्रांसफ़र है. नेक्स्ट ट्रांसफ़र 200 की होगी फ्रॉम फोर्थ पर्सन टू थर्ड पर्सन, जो कि होगी एक प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र. और इससे हम एक डिस्ट्रीब्यूशन पे आए. ऑफ कोर्स दीज ट्रांसफर्स आर जस्ट कंस्ट्रक्शंस. ठीक है. ये जो ट्रांसफर्स हैं हम एक अपनी कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हमारी सहूलियत के लिए कर रहे हैं. ठीक है. इन दिस केस वी हैव टू सम हाउ वेट इन आवर माइंड्स दैट कॉस्ट ऑफ द रिग्रेसिव ट्रांसफ़र अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ द प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र. की जो कॉस्ट होगी रिग्रेसिव ट्रांसफ़र की वो प्रोग्रेसिव ट्रांसफर्स के बेनिफिट के लिए होगी. ठीक है. अब ये सारी चीज़ें कर रही कि मतलब भाई हमने क्या करना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है. हमने जो ये लॉरेंस कर्व जो कट किया है, ठीक है, ये यहाँ से L1 है एक और एक L2 है. ठीक है. तो अब इससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो देयर मस्ट बी सम रिग्रेसिव एंड देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव प्रोग्रेसिव ट्रांसफर. तो इसमें तुम्हें सिर्फ इतना ही पार्ट समझना है कि लॉरेंस कर्व जो होता है वो क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है. और जब हमें लॉरेंस कर्व में जो क्रॉस करते हैं, जब एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस पे जाना होता है, पिछली बार हमने क्या किया था एक रिग्रेसिव ट्रांसफ़र किया था, बट जब लॉरेंस कर्व क्रॉस करता है तब हमें रिग्रेसिव ट्रांसफ़र भी चाहिए होता है और प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र भी चाहिए होता है. आया समझ. अब इसके बाद बात आती है कंप्लीट मेजर ऑफ इनइक्वालिटी की. ठीक है. अब हमने बहुत सारी कंट्रीज़ का डेटा लिया हुआ है. फॉर एग्जांपल ब्राज़ील का, मैक्सिको का, इजिप्ट का, इंडिया का, कीनिया का और युगांडा का. ठीक है.
अब जो लॉरेंस कर्व हम इनको कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले हम जब ब्राज़ील का देखते हैं, मैंने सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में ही बताई थी लॉरेंस कर्व पढ़ाते टाइम कि जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही ज़्यादा इनइक्वालिटी होगा, और जितना कम गैप होगा उतनी कम इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, आए समझ। अब बात आती है ब्राज़ील की और मैक्सिको को कंपेयर करने की। ब्राज़ील और मैक्सिको को कंपेयर करके हमें क्या समझ में आता है कि जो इनकी इनइक्वालिटी मेजर है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट मैक्सिको का थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब इजिप्ट और इंडिया को करें तो इनका भी ऑलमोस्ट सेम दिखाई देता है। कीनिया और युगांडा का करें तो युगांडा इज़ वेरी वेरी इक्वल इन टर्म व्हेन कंपेयर टू कीनिया। बट हम वर्टिकली भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम सारी 6 कंट्रीज़ का डेटा देखें तो इजिप्ट एंड इंडिया जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इक्वल दिखाई देते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ का डेटा दिया गया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आगे भी दिया गया है कोरिया और ताइवान का, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स का, यहाँ पे ये डेटा दिया गया है। नीचे इंटरप्रिटेशन भी दी गई है। ठीक है, ये जो इधर डेटा है कोरिया, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स का, इट इज़ अ कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ 6.8 जो हमने अभी ऊपर देखा था उसी का कॉन्टिनेंट पार्ट है। अब ये दीज आर ऑल फॉर योर लाइक कंपैरिजन, कि हम कंपैरिजन कर पाए अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, अलग अलग इकोनॉमीज़ के बीच में, कि अच्छा ये इकोनॉमी ज़्यादा इक्वल है, ये इकोनॉमी ज़्यादा अनइक्वल है, यहाँ पे ज़्यादा इनइक्वालिटी है, यहाँ पे कम इनइक्वालिटी है। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। ये सब अच्छे से पढ़ना, गो थ्रू करना, अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, बट बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक या फिर चलो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें। तो अभी के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ना। टिल देन अच्छे से पढ़ना एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड